नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एससीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं पंकज शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने हमारे पिछले वीडियो में बात की थी तारे के जीवन के बारे में कि तारे किस प्रकार जन्म लेते हैं, किस प्रकार से अपने जीवन चक्र के दौरान विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हैं और अंतिम समय में आकाशगंगा के केंद्र में स्थित ब्लैक होल में समा जाते हैं और तारे की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सौरमंडल की उत्पत्ति या ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम के बारे में। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सौरमंडल क्या है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड एवं अन्य अंतरिक्ष के पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। दोस्तों, आप इस चित्र में देख सकते हैं कि किस प्रकार सूर्य के चारों तरफ एक निश्चित पथ पर चलकर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं और किस प्रकार एक निश्चित क्रम में सभी ग्रह स्थापित हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं सौरमंडल की उत्पत्ति के बारे में। सौरमंडल की उत्पत्ति के संदर्भ में समय समय पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग विचारधाराएं प्रस्तुत की हैं। इस संदर्भ में प्रारंभ में दो विचारधाराएं अस्तित्व में आई। एक विचारधारा रही धार्मिक विचारधारा और दूसरी विचारधारा थी वैज्ञानिक विचारधारा। धार्मिक विचारधारा प्रारंभिक समय में ज़्यादा प्रचलित रही, लेकिन जैसे जैसे विज्ञान ने विकास किया और वैज्ञानिक विचारधाराएं सामने आई तो धार्मिक विचारधारा की मान्यता नहीं रही, क्योंकि धार्मिक विचारधारा के पीछे कोई ठोस तर्क नहीं था, कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था, इसलिए यह मान्य नहीं रही। दोस्तों, बाद में वैज्ञानिक विचारधाराएं जो आईं उसमें दो प्रकार के सिद्धांत प्रचलित रहे, एक तारक सिद्धांत और द्वितारक सिद्धांत। एक तारक सिद्धांत के मानने वालों में कांट और लाप्लास प्रमुख वैज्ञानिक रहे, जबकि द्वितारक सिद्धांत के अंतर्गत चैम्बरलिन, जेम्स जीन्स और लिटिलटन का नाम आता है। दोस्तों, एक तारक सिद्धांत के मानने वालों ने सौरमंडल की उत्पत्ति के संदर्भ में एक तारे की भूमिका को स्वीकार किया है, जबकि द्वितारक सिद्धांत के मानने वालों ने सौरमंडल की उत्पत्ति के संदर्भ में एक तारे से ज्यादा तारों की भूमिका को स्वीकार किया है। तो दोस्तों, देखते हैं कि किस प्रकार इन विचारकों ने अलग अलग सिद्धांत अलग अलग आधार पर किस प्रकार से प्रस्तुत किए हैं। यदि बात करें एक तारक सिद्धांत की तो इसके अंतर्गत दो परिकल्पनाएं प्रचलित हैं। प्रथम, कांट की गैसीय या वायव्य राशि परिकल्पना जो 1755 में अस्तित्व में आई। दूसरी, लाप्लास की निहारिका परिकल्पना जो 1796 में अस्तित्व में आई। सबसे पहले हम बात करते हैं कांट की गैसीय या वायव्य राशि परिकल्पना के बारे में। दोस्तों, कांट एक जर्मन खगोल शास्त्री थे एवं एक दार्शनिक भी थे। इन्होंने 1755 में अपनी पुस्तक जनरल नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड थ्योरी ऑफ हेवन के माध्यम से अपने विचार प्रस्तुत किए। इन्होंने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल और केंद्रापसारी बल को अपने सिद्धांत का प्रमुख आधार बनाया। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं, और केंद्रापसारी बल का अर्थ तात्पर्य है कि किसी भी पिंड में केंद्र से बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है वो फोर्स कहलाता है केंद्रापसारी बल, अर्थात आउटवर्ड फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी सही कहते हैं। कांट के अनुसार जब ब्रह्मांड बना था तो उसमें कई छोटे छोटे और कई बड़े आद्य कण मौजूद थे, गैसों के कण मौजूद थे। जो छोटे कण थे उनका गुरुत्वाकर्षण कम था, जो बड़े कण थे उनका गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा था। इसीलिए बड़े कणों ने छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित किया और अपने में मिला लिया। फलस्वरूप इनका आकार में वृद्धि हो गई, ये और बड़े हो गए, जिसके कारण इनके गुरुत्वाकर्षण और बढ़ गया तो इन्होंने और दूसरे कणों को भी अपने में मिला लिया। ऐसा करते करते इसका आकार बहुत बड़ा हो गया और एक बड़ा पिंड का निर्माण हो गया। इस पिंड में गैसों के संलयन के कारण तापमान बहुत अधिक बढ़ गया था और केंद्रापसारी बल में भी वृद्धि हुई। साथ साथ इसकी जो परिभ्रमण गति थी या अक्षीय गति थी उसमें भी वृद्धि हो गई। इसके कारण केंद्रापसारी बल में वृद्धि के चलते इसके केंद्रीय जो भाग है इसमें उभार पैदा हुआ और यहाँ से एक एक करके लगभग 9 छल्ले बाहर निकले। जो 9 छल्ले बाहर निकले वही बाद में जाकर ग्रह बन गए और जो शेष भाग अवशेष बच गया था वह सूर्य के रूप में स्थापित हो गया। इस प्रकार कांट के अनुसार सौरमंडल अस्तित्व में आया है। कांट के सिद्धांत की आलोचना। दोस्तों, यदि किसी पुरानी चीज के स्थान पर नई चीज को स्थापित करना है
तो पुरानी चीज़ में कमियां या उसकी बुराई निकालना ज़रूरी हो जाता है। जब तक उसकी कमियों के बारे में नहीं बताया जाएगा, तब तक नई चीज़ को स्थापित करना मुश्किल होता है। यही हुआ कांट के सिद्धांत के साथ भी। आने वाले समय में कांट के बाद कई विचारकों ने सौरमंडल की उत्पत्ति के संदर्भ में अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। तब उन्होंने उनके सिद्धांत को मान्यता प्रदान करवाने के लिए कांट के सिद्धांत की पहले आलोचना की, और आलोचना के बिंदु इस प्रकार थे। कहा कि यदि कांट के अनुसार गैसीय कण गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में मिले हैं, तो यह शक्ति प्रारंभ में कहाँ थी और बाद में कैसे प्रकट हो गई? इस बारे में कांट ने कुछ नहीं कहा है। दूसरा, कि कांट के अनुसार यदि कण आपस में मिले और इसी कारण परिभ्रमण गति पैदा हो गई, किंतु गति विज्ञान के नियम के अनुसार ऐसा नहीं हो सकता। यदि कोई पिंड बड़ा होता है, उसका घनत्व बढ़ता है, उसका भार बढ़ता है, तो उसकी गति कम होगी, ना कि बढ़ेगी। तीसरा, कि यदि सभी ग्रह सूर्य से बने हैं, तो सूर्य एवं सभी ग्रहों की संरचना में समरूपता होनी चाहिए, एक जैसे तत्व मिलना चाहिए। लेकिन सूर्य हाइड्रोजन व हीलियम का बना है और दूसरे जो ग्रह हैं वो अन्य तत्वों से बने हुए हैं। चौथी आलोचना का आधार रहा कि सूर्य व बृहस्पति की कोणीय गति में अंतर है। यदि सूर्य की गति 20% है, तो बृहस्पति की गति लगभग 60% तक है। ऐसे में बृहस्पति की कोणीय गति ज़्यादा है। अगर बृहस्पति का जन्म सूर्य से हुआ है, तो गति समान होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर गति में बहुत ज़्यादा अंतर है। इसका मतलब कि सूर्य से बृहस्पति की उत्पत्ति नहीं हुई है। इन आधारों पर कांट के सिद्धांत की आलोचना हुई और बाद में फिर दूसरे सिद्धांतों को स्थान मिला। लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। दोस्तों, लाप्लास एक फ्रांसीसी ज्योतिषी, खगोलशास्त्री और दार्शनिक थे। इन्होंने 1796 में अपनी पुस्तक सौर परिवार की व्यवस्था के माध्यम से सौर मंडल के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत किए। इन्होंने कांट के भांति आलोचनाओं से बचने के लिए और ज़्यादा रिस्क न लेते हुए निहारिका की संकल्पना को अपने सिद्धांत का आधार बनाया। इन्होंने एक तप्त तरल निहारिका को पहले से ही स्थापित मान लिया। इनके अनुसार ब्रह्मांड में पहले से एक तप्त तरल निहारिका स्थापित थी, जो धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, और ठंडे होने के क्रम में इसका जो बाहरी भाग था वह पहले ठंडा हो गया और आंतरिक भाग देर तक गर्म बना रहा, जिसके कारण इसमें तापमान की बहुत बड़ी भिन्नता स्थापित हो गई, जिसके कारण इसके व्यास में कमी आने लगी या सिकुड़ने लगी, और इस सिकुड़ने के कारण इसका व्यास जब कम हुआ तो इसके परिभ्रमण गति में वृद्धि हो गई, और इसके साथ इसमें केंद्रापसारी बल या अपकेंद्रीय बल भी बढ़ने लगा। और जैसे जैसे इसमें अपकेंद्रीय बल बढ़ा, तो इसके मध्य भाग से एक बहुत बड़ा द्रव्यमान अलग हो गया, और इस द्रव्यमान के ही 9 छल्ले बने, और उन 9 छल्लों के ठंडे होने के बाद 9 ग्रह स्थापित हुए, और इसका जो मटेरियल शेष रह गया इस द्रव्यमान का, वो मटेरियल जो है वह क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु आदि के रूप में स्थापित हो गया। जबकि इस निहारिका का जो शेष अवशेष भाग बचा था वह सूर्य के रूप में स्थापित हो गया, और इस प्रकार लाप्लास के सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल की उत्पत्ति हुई। लाप्लास के सिद्धांत की विशेषताएं। दोस्तों, लाप्लास का सिद्धांत कांट के सिद्धांत की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा वैज्ञानिक प्रतीत होता है। इसके सिद्धांत की विशेषताएं इस प्रकार हैं। जैसे अंतरिक्ष में कई निहारिकाएं मौजूद हैं, जो इसके इस मत की पुष्टि करती हैं कि निहारिका से ही कहीं न कहीं सौरमंडल की उत्पत्ति हुई है। दूसरा, कि शनि के चारों ओर पाए जाने वाले वलय इस परिकल्पना की पुष्टि का एक और मजबूत प्रमाण है, क्योंकि अपने सिद्धांत में लाप्लास ने कहा है कि निहारिका से एक वलय के आकार की आकृति निकली थी, जिससे ग्रह बने हैं। तीसरा, परिक्रमणशील पिंड के व्यास में कमी होने से उसकी परिभ्रमण गति में वृद्धि होती है। यह मत गति विज्ञान के नियमों के अनुसार है, जबकि कांट ने इसके विरोध में बात कही थी, इसके विपरीत बात कही थी, इसलिए कांट को इस बिंदु पर आलोचना का शिकार होना पड़ा था। चौथा, सभी ग्रहों की रचना में एक जैसे तत्वों की उपस्थिति भी इस परिकल्पना को सही साबित करती है। पांचवा, लाप्लास के सिद्धांत के अनुसार सभी ग्रह गैसीय वलय के ठंडा होने से बने हैं। इसकी ऊपरी सतह ठोस हो गई, किंतु भीतरी भाग अब भी तरल और गर्म है। ज्वालामुखी इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। तो दोस्तों, इन आधारों पर लाप्लास का सिद्धांत कांट के सिद्धांत से थोड़ा सा ज़्यादा वैज्ञानिक प्रतीत होता है, लेकिन
कांट के सिद्धांत के भांति लाप्लास के सिद्धांत को भी कुछ आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा, जो इस प्रकार है। जैसे सूर्य एवं बृहस्पति की कोणीय गति में अंतर क्यों है। कांट भी इस पॉइंट को लेकर चुप थे कि सूर्य से ही यदि बृहस्पति की उत्पत्ति हुई है तो बृहस्पति की कोणीय गति सूर्य से ज़्यादा कैसे है। दूसरा, सूर्य एवं ग्रहों की संरचना में अंतर। जहां एक तरफ सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, वहीं जो ग्रह हैं वह अन्य तत्वों से बने हैं। निहारिका की उत्पत्ति के बारे में लाप्लास ने कुछ नहीं कहा। सूर्य का जो भाग ठंडा हुआ उससे वलय के आकार में द्रव्यमान निकला। यह प्रक्रिया का इसके बाद समाप्त हो गई। क्या इसके बाद सूर्य का कोई भाग ठंडा नहीं हुआ, कोई द्रव्यमान अलग नहीं हुआ। निहारिका से केवल 9 ही वलय क्यों निकले, इससे कम या ज़्यादा भी तो निकल सकते थे। इस बारे में लाप्लास ने कुछ नहीं कहा। यदि सूर्य निहारिका का अवशिष्ट भाग है तो उसमें भी भूमध्य रेखीय उभार होना चाहिए था। सूर्य में भूमध्य रेखीय उभार क्यों नहीं है, इस बात पर भी लाप्लास चुप हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार आगे के वैज्ञानिकों ने लाप्लास के सिद्धांत की आलोचनाएं की और कुछ नए सिद्धांत प्रतिपादित किए, जो हम देखते हैं। दोस्तों, अब तक हमने बात की एक तारक सिद्धांत के अंतर्गत कांट एवं लाप्लास की परिकल्पनाओं के बारे में और उनका आलोचनात्मक मूल्यांकन भी किया, और इनकी आलोचनाओं के परिणाम स्वरूप ही द्वितारक सिद्धांत अस्तित्व में आया, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित परिकल्पनाएं प्रचलित हैं। जैसे चैम्बरलिन की ग्राहणु परिकल्पना 1905 में अस्तित्व में आई। जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना 1919 में अस्तित्व में आई। लिटिलटन की अभिनव तारा या सुपरनोवा परिकल्पना 1939 में अस्तित्व में आई। ऑटो स्मिथ की अंतर तारक धूल परिकल्पना 1943 में अस्तित्व में आई। और दोस्तों, अब हम इन एक एक परिकल्पना पर विस्तार से चर्चा करते हैं कि ये परिकल्पनाएं क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं चैम्बरलिन की ग्रहणु परिकल्पना के बारे में। चैम्बरलिन ने 1905 में सौरमंडल की उत्पत्ति के संदर्भ में अपनी ग्रहणु परिकल्पना को प्रस्तुत किया, और इन्होंने अपनी परिकल्पना में सौरमंडल की उत्पत्ति का आधार 2 तारों को माना। इनके अनुसार एक हमारा सूर्य था और एक हमारे सूर्य से कई गुना बड़ा उसका साथी तारा था। जो साथी तारा था उसकी गति बहुत तेज थी, गुरुत्वाकर्षण भी बहुत ज़्यादा था। अर्थात हमारे सूर्य से कई गुना ज़्यादा गति और हमारे सूर्य से कई गुना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण था इस साथी तारे का। जब यह साथी तारा हमारे सूर्य के पास से गुजरा तो इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण हमारे सूर्य की सतह से असंख्य धूल के कण और पदार्थ अलग हो गए, जो इस साथी तारे की तरफ बढ़ने लगे। चूंकि इसकी गति बहुत ज़्यादा तेज थी तो यह तो निकल गया, लेकिन ये जो धूल के कण निकले थे यह अंतरिक्ष में ऐसे ही घूमने लगे और हमारे सूर्य के चक्कर लगाने लगे। कालांतर में इन धूल के कणों से ही सौरमंडल की उत्पत्ति हुई। ग्रह बने, उपग्रह बने, उल्कापिंड बने, क्षुद्र ग्रह बने, आदि पिंडों की उत्पत्ति हुई और हमारा सौरमंडल अस्तित्व में आया। लेकिन दोस्तों, कांट व लाप्लास के सिद्धांतों के भांति चैम्बरलिन के सिद्धांत को भी आलोचना झेलनी पड़ी, क्योंकि इसने भी कई चीज़ों को स्पष्ट नहीं किया। और साथ ही साथ यह भी कहा गया कि सूर्य के साथ का जो साथी तारा था वह कहाँ से आया था और यह साथी तारा बाद में कहाँ चला गया, इस बारे में चैम्बरलिन कुछ नहीं बोले हैं। अतः जब इसकी आलोचना हुई तो एक नया परिकल्पना अस्तित्व में आई, जिसे जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। जेम्स जीन्स ने अपनी ज्वारीय परिकल्पना 1919 में प्रस्तुत की और इन्होंने भी चैम्बरलिन के भांति 2 तारों को सौरमंडल की उत्पत्ति का आधार माना। इनके अनुसार भी एक हमारा सूर्य था और एक हमारे सूर्य से कई गुना बड़ा दूसरा साथी तारा था। ये जो साथी तारा था इसकी जो गति थी वह हमारे सूर्य से कई गुना ज़्यादा थी, गुरुत्वाकर्षण भी कई गुना ज़्यादा था। और जब यह साथी तारा हमारे सूर्य के पास से गुजरा तो इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण हमारे सूर्य का जो मध्य भाग है वहाँ से फिलामेंट या तस्तरीनुमा आकृति में बहुत बड़ा द्रव्यमान अलग हो गया, और अलग होकर यह द्रव्यमान इस सूर्य में मिलने के लिए आगे बढ़ा। परंतु इस साथी तारे की गति बहुत ज़्यादा थी तो यह तो आगे चला गया, और यह जो तस्तरीनुमा आकृति में हमारे सूर्य से द्रव्यमान निकला था यह अंतरिक्ष में ही रह गया और हमारे सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। कालांतर में इस
तस्तरीनुमा आकृति में निकले द्रव्यमान के ही 9 टुकड़े हो गए और 9 ग्रह अस्तित्व में आए और शेष बचे मटेरियल से बाकी सौरमंडल के जो पिंड हैं वह अस्तित्व में आए और इस प्रकार हमारा सौरमंडल अस्तित्व में आया। लेकिन चैम्बरलिन के सिद्धांत की जो आलोचना हुई थी वैसे ही आलोचना हुई है जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना की। इन्होंने भी नहीं बताया कि यह साथी तारा कहाँ से आया था और कहाँ चला गया। अतः तीसरी परिकल्पना अस्तित्व में आई जिसे हम लिटिलटन की अभिनव तारा या सुपरनोवा परिकल्पना के नाम से जानते हैं। लिटिलटन ने 1939 में अपनी किताब नेचर ऑफ द यूनिवर्स में नाभिकीय भौतिकी के इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया जिसके अंतर्गत अभिनव तारा या सुपरनोवा परिकल्पना की बात की गई। इन्होंने बताया कि ग्रहों की उत्पत्ति के पीछे या सौरमंडल की उत्पत्ति के पीछे 2 नहीं बल्कि 3 तारों की भूमिका है। एक तो हमारा सूर्य, दूसरा उसका साथी तारा और तीसरा एक और अन्य तारा था। जो तीसरा अन्य तारा था वह अपनी अंतिम अवस्था में था और इसमें सुपरनोवा विस्फोट हो गया। जब विस्फोट हुआ तो इसका जो केंद्रक था वह हीलियम का ठोस केंद्रक था जो ब्लैक होल में चला गया, लेकिन इसके जो अवशेष भाग थे वह हमारे सूर्य के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए और हमारे सूर्य के चक्कर लगाने लगे और इन्हीं पिंडों से, इन्हीं अवशेष भागों से ग्रह, उपग्रह और अन्य पिंडों को जन्म हुआ और हमारा सौरमंडल अस्तित्व में आया है। इस प्रकार हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति हमारे सूर्य से न होकर किसी तीसरे तारे के बचे हुए मटेरियल से हुई है, उसके अवशेषों से हुई है। इसीलिए अन्य सिद्धांतों के भांति लिटिलटन के अभिनव तारा या सुपरनोवा परिकल्पना को ज़्यादा आलोचनाओं का शिकार नहीं होना पड़ा। जिस प्रकार कांट के सिद्धांत की आलोचना हुई, जिस प्रकार लाप्लास के सिद्धांत की आलोचना हुई, उस प्रकार की आलोचना लिटिलटन के सिद्धांत की नहीं हुई और यह उन सिद्धांतों की भांति ज़्यादा वैज्ञानिक सिद्धांत प्रतीत होता है दोस्तों। इसके अलावा ऑटो स्मिट की भी एक अंतरतारक धूल परिकल्पना दिखाई पड़ती है। रूसी वैज्ञानिक ऑटो स्मिट ने 1943 में अपनी इस परिकल्पना को प्रस्तुत किया था। इसने कहा कि ग्रहों की उत्पत्ति गैस व धूल के कणों से मानी जाती है। जो हमारा सूर्य है वह जब आकाशगंगा के करीब से गुजर रहा था तो उसने अपनी आकर्षण शक्ति से कुछ गैस व धूल के कणों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया और बाद में इन्हीं गैस व धूल के कणों के सामूहिक रूप से सूर्य की परिक्रमा करने लगे और इन्हीं से ही बाद में सौरमंडल की उत्पत्ति हुई। ग्रह बने, उपग्रह बने, क्षुद्र ग्रह बने, उल्कापिंड बने और आदि पिंडों का निर्माण हुआ। लेकिन यहाँ भी रूसी वैज्ञानिक ऑटो स्मिट यह नहीं बता पाए कि यह गैस व धूल के कण जो थे यह सूर्य की ओर आकर्षित कैसे हुए या सूर्य ने इनको आकर्षित कैसे किया, इस बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हमने बात की कि किस प्रकार हमारा सौरमंडल अस्तित्व में आया है और किन किन सिद्धांतों के अनुसार हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति की बात की गई है, इन सिद्धांतों की आलोचना किस आधार पर की गई है। लेकिन सभी सिद्धांतों में आज भी बिग बैंग थ्योरी जो है, महाविस्फोटक का सिद्धांत जो है, वो सौरमंडल हो या ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो, सभी के संदर्भ में सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक सिद्धांत है जिसके बारे में हमने प्रारंभ में चर्चा की थी। दोस्तों आगे के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सूर्य की संरचना के बारे में, तो बने रहिए मेरे साथ ज्योग्राफी के इस लेक्चर सीरीज़ में। और आज के इस लेक्चर में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।